के पहले चरण की 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होनी है। इस बार के नतीजों से तय होगा कि सत्ता की कुर्सी किस ओर झुकेगी, महागठबंधन की ओर या एनडीए की तरफ। लेकिन इस बार का मुकाबला नारे और भीड़ से नहीं बल्कि बैंक खाते और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से तय होता दिख रहा है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र में मतदाता अब योजनाओं के पैसों से तय होंगे या विचारधारा और मुद्दों से? क्या ये चुनाव बिहार की जनता के भविष्य की दिशा तय करेगा या फिर सरकार बने तो पैसे मिले की नई परंपरा को अस्थायी बना देगा? पहले चरण की 121 सीटों में से 63 सीटें तिरहुत, शाहाबाद और अंग क्षेत्रों की हैं। यही वे इलाके हैं जहां तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सम्राट चौधरी और ओसामा साहब जैसे दिग्गज मैदान में हैं। 2020 में जहां महागठबंधन का दबदबा था, वहीं इस बार रुझान उल्टे दिख रहे हैं। भास्कर के सर्वे और ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक महागठबंधन को इन 63 सीटों में से 17-18 सीटों का नुकसान हो सकता है, जबकि एनडीए उतनी ही सीटों पर बढ़त मिला सकता है। इसका सीधा अर्थ है कि जनभावना बदल रही है, पर यह बदलाव विचारों से नहीं, योजनाओं और खाते से, पैसे से आ रही है। नीतीश कुमार की डीबीटी स्कीम इस बार चुनाव की असली कहानी बन गई है। सरकार ने 1.21 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले हैं। ये संख्या अकेले बिहार की कुल महिला वोटर का 35% है और अगर पूरे परिवार का असर जोड़े तो 3.63 करोड़ वोटर्स तक ये लहर पहुंचती है। कुल 7.4 करोड़ वोटर्स वाले राज्य में ये आधा वोट बैंक है, यानी हर दूसरे घर में नीतीश की योजना का असर है। यही वजह है कि महिलाओं का वोट अब फिर से एनडीए के खेमे में लौटता दिख रहा है। लेकिन सवाल ये है, क्या वोटर अब निर्णायक अब नीति पर नहीं बल्कि नीतीश की स्कीम पर निर्भर करेगा? द हिंदू के अमरनाथ तिवारी और इंडियन एक्सप्रेस के संतोष सिंह दोनों मानते हैं कि महिला वोट ही नीतीश कुमार की वापसी की कुंजी है, जबकि सेफुलाजिस्ट अमिताभ तिवारी इसे कैलकुलेटेड वोट स्ट्रेटजी बताते हैं। पर सबसे तीखा सवाल योगेंद्र यादव उठाते हैं कि क्या लोकतंत्र अब इलेक्टोरल सब्सिडी पर चलने लगा है। वे कहते हैं कि ये एक नई घूस संस्कृति है, जहां सरकारें चुनाव से पहले जनता को पैसे देकर वोट खींचती हैं। बिहार अब वही रास्ता पकड़ रहा है जो पहले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखा गया है। दूसरी ओर गठबंधन समीकरण की जमीन भी बदल रही है। एनडीए ने इस बार अपनी जातीय और संगठनात्मक स्थिति दोनों में सुधार किया है। प्रोफेसर शेफाली राय के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी का वोट बैंक अब पहले से ज्यादा विविध है। अपर कास्ट, शहरी वोटर, कुशवाहा और मंडल सभी को किसी न किसी रूप में जोड़ लिया गया है, जबकि महागठबंधन में कांग्रेस अब भी कमजोर बनी हुई है। टिकट बंटवारे में असंतोष, फ्रेंडली फाइट और कोई स्पष्ट सीएम फेस न होने के कारण कांग्रेस 10 सीटों में से नीचे सिमटती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन के लिए 2020 से भी बड़ा झटका साबित होगा। तेजस्वी यादव की राघोपुर सीट पर एक बार फिर चर्चा में है। ये 35% यादव वोटर है और यही उनकी ताकत भी है। वे आराम से आगे दिख रहे हैं, पर सवाल ये भी है कि क्या यादवों से बाहर उनका आकर्षण है। तेजस्वी ने कुछ विकास कार्य जरूर किए हैं, लेकिन उम्मीदों पर खरा उतरने में वे अब तक सफल नहीं हुए। वहीं तेज प्रताप यादव भी महुआ से अपनी नई पार्टी के साथ मैदान में है। दिलचस्प यह है कि यहाँ लोग पार्टी नहीं, लालू के बेटे को वोट दे रहे हैं। इस परिवारवाद की राजनीति में भी जनता का समर्थन दिख रहा है। क्या ये बिहार की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित करेगा या पुराना चक्र ही दोहराएगा? सिवान के रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का उतरना महज चुनावी नहीं बल्कि प्रतीकात्मक है। ये बाहुबल और विरासत के संघर्ष का प्रतीक बन गया है। ओसामा को अपने पिता की लेगेसी का फायदा मिल रहा है, पर यह भी देखना होगा कि वह वोटर क्या अब भी उसी परंपरा को वोट देगा जो डर और दबदबे का पर टिकी थी। तारापुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का मैदान में उतरना एनडीए के आत्मविश्वास को दिखाता है। यहाँ कुशवाहा वोटरों की बाहुबलता और जेडीयू की पारंपरिक पकड़ उन्हें बढ़त दिला रही है। वहीं बक्सर में पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का उभार यह संकेत देता है कि एनडीए अपने चेहरे, साफ इमेज और आक्रामक चुनावी प्रबंधन पर दांव लगा रहा है। कांग्रेस के मुन्ना तिवारी की लगातार 2 जीतों के बावजूद यहां अब जनता बदलना चाहती है। इन तमाम समीकरणों के बीच असली सवाल यही है कि क्या बिहार की राजनीति अब विकास, शिक्षा, रोजगार से हटकर सिर्फ स्कीमों और जातियों की गोलबंदी में सिमट जाएगी? क्या जनता के वोट खाते डाले गए 10,000 रुपए लोकतंत्र की असली दिशा तय करेंगे? क्या चुनाव अब योजनाओं तक उत्सव बन चुके हैं जिनमें मुद्दे गायब हैं और लाभार्थी ही निर्णायक है? ये चुनाव परिणाम चाहे जैसे भी सत्ता दे, लेकिन ये साफ है कि बिहार की राजनीति अब वैचारिक विमर्श से आगे बढ़कर एक इकोनॉमिक वोट पॉलिटिक्स के युग में प्रवेश कर चुकी है, जहां जनता अब घोषणा पत्र नहीं, अपने बैंक स्टेटमेंट देखकर वोट दे रही है।